गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 22 नवंबर से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से। साथ ही डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट वीक में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा रिलीज किए गए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंफॉर्मेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट आर्टिकल, प्रेसिडेंट गिव्स अवे गैलेंट्री अवार्ड्स। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड्स यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहली बात, गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? तो गैलेंट्री अवार्ड्स भारत सरकार के द्वारा हर साल दिए जाते हैं आपके टू ऑनर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो ब्रेवरी और सेक्रीफाइस है उनको आर्मी पर्सनल्स को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये अवार्ड्स आपके दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स को, गैलेंट्री अवार्ड्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं आपके, बेसिकली ये 6 टाइप के होते हैं और इन 6 टाइप के अवार्ड्स को हमारे द्वारा क्लासिफाई किया जा सकता है आपका 3 टाइप्स में। पहले तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं इनको कहा जाता है वॉर टाइम अवार्ड्स, और वॉर टाइम अवार्ड्स की कैटेगरी में 3 अवार्ड्स आते हैं। ये 3 अवार्ड, सबसे हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है वो इसी कैटेगरी में रखा जाता है, और सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद सेकंड पोजीशन है आपका इन अवार्ड्स में महावीर चक्र का, और महावीर चक्र के बाद फिर थर्ड पोजीशन पे आता है आपका वीर चक्र। सो ये तीनों ही अवार्ड्स वॉर टाइम में एक्सेप्शनल बहादुरी दिखाने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से परमवीर चक्र आपका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो इस बार इसी वॉर टाइम अवार्ड में जो ये वीर चक्र अवार्ड है, इस वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को। कैप्टन अभिनंदन वर्तमान वही है जिन्होंने पाकिस्तान पे, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस समय पर इन्होंने मिग 21 बोसन से पाकिस्तानी जेट को चेस किया था। मिग 21 बोसन वाज हिट। उस स्थिति में भी इन्होंने पाकिस्तानी जेट को चेस करना नहीं छोड़ा, और ऐसा भी कहा जाता था कि उन्होंने जो एकाध पाकिस्तानी जेट है उसको मार के भी गिराया था। तो उसी के बाद चेस करते समय पे पाकिस्तानी जेट को मिग 21 बोसन बुरी तरीके से हिट होने के कारण इनको अपने आप को इजेक्ट करना पड़ा था प्लेन से, जिसके बाद ये पाकिस्तानी टेरिटरी में गिर गए थे। वहां पर फिर इनको कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के कारण इनको रिलीज कर दिया गया। जिस तरीके से इन्होंने एक्सेप्शनल करेज दिखाया उस सिचुएशन में, उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया है वीर चक्र अवार्ड से। सो वीर चक्र अवार्ड कम्स एट थर्ड पोजीशन इफ वी क्लासिफाई इट इन टर्म्स ऑफ वॉर टाइम अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स की कैटेगरी में फिर दूसरे जो अवार्ड का सेक्शन है वो अवार्ड सेक्शन कहलाता है आपका पीस टाइम अवार्ड्स। सो पीस टाइम अवार्ड्स में भी हम यहाँ पर 3 अवार्ड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पीस टाइम अवार्ड्स में सबसे ऊपर है आपका अशोक चक्र, फिर अशोक चक्र के बाद सेकंड अवार्ड है आपका कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के बाद थर्ड अवार्ड है आपका शौर्य चक्र। तो ये तीनों ही अवार्ड क्लासिफाई किए जाते हैं एज अ पीस टाइम अवार्ड। अब इसी में इस बार का जो आपका सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र, इससे सम्मानित किया गया है आपका प्रकाश जाधव को। इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और जो टेररिस्ट का मकसद था उसे उस समय पर न्यूट्रलाइज करने में यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रकाश जाधव जी को यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके बाद कुछ जो ये शौर्य चक्र अवार्ड है, पोस्ट ह्यूमसली ये दिया गया है आपका मेजर विभूति शंकर धोंदियाल को। मेजर विभूति शंकर धोंदियाल भी एक टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उस समय पर, जहां पे इन्होंने 200 केजी ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल को एलिमिनेट करने में हेल्प की थी, और एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। उसी ऑपरेशन के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, और उसी सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर इनको शौर्य चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बिहाफ पर यह अवार्ड इनकी वाइफ लेफ्टिनेंट निकिता कौल के द्वारा रिसीव किया गया, और शौर्य चक्र आपका थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड की कैटेगरी में आपका डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल कैटेगरी भी आता है।
सो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर 3 प्रकार के मेडल्स दिए जाते हैं, और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल की कैटेगरी में फर्स्ट मेडल है आपका सेना मेडल, ये आर्मी पर्सन्स को दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका नौसेना मेडल, ये आपके नेवी पर्सनल्स को दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा वायु सेना मेडल। तो ये हैं तीनों तरह के मेडल, 6 टाइप के ये मेडल्स ही हमारे कहलाते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। और ये इन अवार्ड को दिया जाता है ऑनर करने के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस और अल्टीमेट करेज को, जो हमारे आर्मी और डिफेंस पर्सनल्स के द्वारा दिखाए जाते हैं उनके लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल आज का। चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल की तरफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो के माध्यम से जो भारत सरकार का फिशरी मंत्रालय है उसके द्वारा हाल ही में 21 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड फिशरी डे के रूप में। तो इसी कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड फिशरी डे के समय पर क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट रहा, फिशरी सेक्टर को लेकर के ओवरऑल गवर्नमेंट का क्या विजन है, राइट, किस स्टेट ने यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया, और इस कंटेक्स्ट में हम जानेंगे इंडिया की फिशरी सेक्टर की कंडीशन को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस आर्टिकल की एनालिसिस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 21 नवंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फिशरी डे के रूप में। इस बार ये जो वर्ल्ड फिशरी डे ऑर्गेनाइज किया गया अवार्ड सेरेमनी, ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया इस बार मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। सो ये अवार्ड इस बार के दिए गए कहां पर, इस बार का ये अवार्ड दिया गया आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये अवार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसी अवार्ड को देते समय पर रिकॉग्नाइज किया गया बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का, इनफैक्ट बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट इंडिया का, जिसने फिशरी सेक्टर में एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, विच इज द बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बालासोर जो कि उड़ीसा में पड़ता है आपका, इस डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया गया है बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में। बालासोर उड़ीसा के आसपास ही यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट एक और प्लेस है चांदीपुर, जहाँ पे इंडिया के काफी सारे रिसर्च पर्पज से एक्टिविटीज किए जाते हैं यहाँ पर मिसाइल्स के फील्ड में। सो यहाँ पर बालासोर उड़ीसा इज ऑल्सो द बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, वर्ल्ड फिशरी डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है? इसको सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस है टू डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडारिटी विथ ऑल फिशर folk, फिश फार्मर्स एंड कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था 1997 से, और 1997 से हर साल ये हम लोग 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशिंग डे के रूप में मनाते हैं। इस डे को मनाने के पीछे मेन फोकस ये है कि हम दुनिया का अटेंशन खींच सकें ओवर फिशिंग को लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद हम अटेंशन खींच सकें जो ओवर फिशिंग के कारण ओशंस के अंदर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, केवल फिशेस का ही नहीं बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स का भी। ओवर फिशिंग के कारण कई क्षेत्र में कोरल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो मरीन ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो ओवर फिशिंग के कारण, उसकी तरफ भी अटेंशन खींचना इस डे का मेन पर्पस है। और बाकी जितने प्रकार के सीरियस थ्रेट्स हैं बाकी, और उनको एड्रेस करने के लिए अटेंशन खींचना भी इस डे का मेन पर्पस है। अदर सीरियस थ्रेट, फॉर एग्जांपल, अक्सर जब बड़े बड़े जहाज जाते रहते हैं इन समुद्रों में, तो ऑयल स्पिलिंग की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें कभी जहाज पलट जाने के कारण, अदरवाइज इंजन की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण जो ऑयल स्पिलिंग होती रहती है, वो भी यहाँ पर जो फिशेस हैं और साथ ही साथ बाकी की जो मरीन ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक प्रकार से ह्यूज थ्रेट पोजेस करता है। सो ऐसे ही अदर प्रकार के सीरियस थ्रेट्स को एड्रेस करना और इनकी तरफ अटेंशन खींचना, ये मेन एम है वर्ल्ड फिशरी डे का, राइट। अब इसके बाद ये तो हो गई स्पेसिफिक डे को लेकर के बातें। हमें समझना है इंडिया का फिशरी सेक्टर का कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया फिशरी सेक्टर, और साथ ही देखेंगे यहाँ पर चैलेंजेस क्या है। सो इंडिया के फिशरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ईयर 2019 से 20 में
इंडिया में 142 लाख टन्स जो है वो यहाँ पर फिशरी सेक्टर में प्रोडक्शन किया गया, और ये टोटल प्रोडक्शन आपका पूरे वर्ल्ड का 8% है आपका। इट इज 8% ऑफ ग्लोबल शेयर। यहाँ पर ड्यूरिंग द सेम टाइम इंडिया ने फिशरी सेक्टर में एक्सपोर्ट करके यहाँ पर टोटल एक्सपोर्ट की जो वैल्यू यहाँ पर अर्न की, वो वैल्यू है टोटल आपका अप्रोक्सीमेटली 46,662 करोड़ रुपए के आसपास। और ये टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू हम अपने एग्रीकल्चर से जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का यहाँ पर 18% शेयर है। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फिशिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी में कितना बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। इसके साथ साथ इंडिया ने अपने लिए कुछ टारगेट्स भी डिसाइड कर रखे हैं। जैसे इंडिया का टारगेट है कि बाय 2024 से 25 हम लोग टारगेट अचीव करेंगे हर साल 22 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ फिश प्रोड्यूस करने का। राइट, दिस इज द टारगेट ऑफ इंडिया फॉर 2024 टू 25। राइट, फिर इसके बाद यहाँ पर फिशरी सेक्टर जो है पिछले कुछ सालों में देखेंगे हम लोग तो इंडिया में कुछ स्पेशल तरह के कल्चर का डेवलपमेंट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपका इनलैंड एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, फिर फिशरी सेक्टर में जो मछलियों को पकड़ने का कॉन्सेप्ट है वहां पे भी काफी ज्यादा मैकेनाइजेशन आया है। फिर ब्रैकिश वाटर में श्रिम्प एक्वाकल्चर का भी एक ट्रेंड इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर की तुलना में फिशरी सेक्टर के लिए जो सरकार के द्वारा बजट अलॉट किया जाता है उस बजट में भी हमें सिग्निफिकेंट 34% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हाईलाइट करती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिशरी सेक्टर को लेकर के कितना यहाँ पर कंसर्न है, और इस सेक्टर के डेवलपमेंट उनकी एक प्रायोरिटीज में से एक है आपका। अच्छा, इंडिया जो है भाई, इंडिया केवल अपने डोमेस्टिक इंपोर्टेंस के कंटेक्स्ट में ही इंडिया ग्लोबल वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में इंडिया फिशेस का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और साथ ही साथ इंडिया सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश भी है जो एक्वाकल्चर के थ्रू यहाँ पर फिशिंग का प्रोडक्शन करता है यहाँ पर। सो करंटली में ये सेक्टर हमारी कंट्री के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 2.8 करोड़ लोग जो हैं वो इस सेक्टर के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाता है, और इस वजह से यहाँ पर इस सेक्टर का डेवलपमेंट करने में का मेन फोकस ये भी है कि जितना ये सेक्टर का ग्रोथ होगा उतना ही इस सेक्टर में ये एम्प्लॉयमेंट आपको और भी अधिक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसी पर्पज से भारत सरकार कई प्रकार के एफर्ट्स लगा रही है। जैसे कि अगर मैं कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स बताऊं आपको इन सब पर्पज को फुलफिल करने के लिए, तो उसमें सबसे पहली बात फिशिंग हार्बर्स की डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट का मेन फोकस है। जहां पे आपका चेन्नई के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर, पारादीप के अंदर, इन सब क्षेत्रों को फिशिंग का एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाने को लेकर के सरकार काफी फोकस्ड है। दूसरी बात, काफी प्रकार के सीवीड पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे एक मल्टीपल पर्पस सीवीड पार्क रिसेंटली में तमिलनाडु में डेवलप किया जा रहा है यूजिंग हब एंड स्पोक मॉडल। फिर उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कुछ स्कीम्स भी चलाई गई हैं इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। जैसे आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस सेक्टर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिर उसके बाद एक स्कीम है आपका पार्क बे स्कीम। ये भी ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम का एक इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पर, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। राइट, जहां पर ट्रॉल फिशिंग बोट का डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके पाक स्ट्रेट के आसपास, उस पर्पज से इस स्कीम को लाया गया था। फिर उसके बाद जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पर फंड क्रिएट किया गया सरकार के द्वारा। तो ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर MPEDA अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। दिस इज मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक नोडल कोऑर्डिनेटिंग स्टेट ओन्ड एजेंसी है जो फिशरी प्रोडक्शन में एंगेज रहती है
और इसका मेन पर्पस है भारत की तरफ से इस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो इसी कंटेक्स्ट में इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए 21 नवंबर को इस बार वर्ल्ड फिशिंग डे मनाया गया, और साथ ही साथ इन इश्यू पे भी फोकस किया गया कि भारत कैसे इस सेक्टर में और सिग्निफिकेंट ग्रोथ करे और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरीके से आखिरकार पूरा कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकंड आर्टिकल। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये भी आज से 17 नवंबर 2021 का ये आपका पोस्ट किया गया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का एक एड्रेस जो है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हमारा सैटेलाइट है, नाविक सैटेलाइट, इसका इस्तेमाल किस तरीके से नेविगेशन पर्पस के लिए रीजनल की बजाय ग्लोबल लेवल तक इसको लेकर के जाया जाए, ताकि इसका ग्लोबल लेवल पे इस्तेमाल हो पाए, उस पर इसरो को फोकस करने की जरूरत है। इस बात को एड्रेस करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक्सप्रेस किया। तो समझते हैं हम लोग इस कंटेक्स्ट में कि क्या है नाविक सैटेलाइट, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, और इसका पोटेंशियल यूज कहां कहां पे किस किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको देता हूं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज नाविक सैटेलाइट। देखो, नाविक सैटेलाइट का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म जान लेना है। नाविक सैटेलाइट भारत के इसरो के द्वारा डेवलप किया गया, और इसका फुल फॉर्म है आपका, इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये है आपका पूरा का पूरा नाविक का फुल फॉर्म, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये जो प्रोजेक्ट है नाविक सैटेलाइट को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट, इसको अप्रूव किया गया था 2006 में, और 2006 के बाद इसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि 2015 से 16 तक यहां पर पूरा कर लिया जाएगा। अब यहां पर प्रेजेंटली में जो इंडिया का ये अभी एक रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट है, और ये अभी तक फोकस कर रहा है केवल और केवल सार्क नेशंस को लेकर के। यहाँ पर प्रेजेंटली आपका जो इंडिया का सैटेलाइट है IRNSS, जो 8 सैटेलाइट जिसमें प्रेजेंट हैं, उस 8 सैटेलाइट में से जो 3 सैटेलाइट्स हैं आपके, वो 3 सैटेलाइट्स प्लेस किए गए हैं हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, राइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। और इसके सिवा 5 सैटेलाइट जो हैं आपके वो प्लेस किए गए हैं जियो सिंक्रोनस, यहां पर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अच्छा, एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमसे पूछा जा सकता है भाई कि क्या अंतर होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, सपोज दिस इज आवर अर्थ। अब इस अर्थ के आसपास अगर मैं यहाँ पर इक्वेटर के कंटेक्स्ट में यहाँ पर चीजों को देखूं, तो यहाँ पर इक्वेटर के कंटेक्स्ट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या कहता है। यहाँ पर सबसे पहली बात, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो पाथ है, ऑर्बिट है, वो एक प्रकार से आपका सर्कुलर होगा। ठीक है, और दूसरी बात, ऑर्बिट जो होगा इसका, वो ऑर्बिट हमेशा इक्वेटर के कंटेक्स्ट में डिफाइन होगा, यानी कि इक्वेटर का जो भी प्लेन है उसी प्लेन को फॉलो करेगा आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरी बात, यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी इस सैटेलाइट का, वो भी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बराबर होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर किसी भी सैटेलाइट का, वो इक्वल होना चाहिए पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ से, वो इक्वल होना चाहिए पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के। तो जिस तरीके से अर्थ अपने रोटेशन में लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, उसी प्रकार से ये सैटेलाइट भी अपने अर्थ जिस प्रकार से रोटेशन में अपने लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, उसी प्रकार से ये सैटेलाइट अपने रिवॉल्यूशन में भी एग्जैक्ट इतना ही टाइम लेता है। इस वजह से ये सैटेलाइट हमेशा एक पॉइंट के सामने कांस्टेंट बना रहता है, और इस प्रकार के सैटेलाइट को कहते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया गया सैटेलाइट। तो यहां पर अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की मुझे एक तरीके से पाथ डिफाइन करनी हो, तो मैं इसे ऑलवेज इक्वेटर के ऑर्बिटल प्लेन के अलोंग ही डिफाइन करूंगा। अब
ये जो इस तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, इस तरह के सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है आपका 35,786 किलोमीटर की हाइट पर, राइट। और इनकी जो स्पीड होती है पर आवर, ये स्पीड होती है 11,068 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बाद हमें समझना है कि क्या होते हैं भाई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग जो है वो आपकी चीजें डिफाइन नहीं की जाती हैं। यहां पर कोई भी ऑर्बिट बट इतनी ही हाइट पर और इतनी ही स्पीड के साथ जब किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है, वो हो सकता है आपका ये ऑर्बिट हो, या हो सकता है आपका वो इस प्रकार से ये ऑर्बिट हो, बट इतनी ही हाइट पे डिफाइन किया जाएगा। और ऑलमोस्ट ये भी कोशिश करी जाएगी कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रोटेशन के बराबर ही रखी जाए। तो इक्वेटोरियल प्लेन के सिवा जब हम किसी और प्लेन में जाकर के इतनी हाइट पर किसी भी सैटेलाइट को प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम लोग इस तरह के ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और इंडिया के IRNS सैटेलाइट सिस्टम में 3 सैटेलाइट आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं, और जो 5 सैटेलाइट है आपका, ये आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। अब ये जो सैटेलाइट है पूरा का पूरा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सैटेलाइट सिस्टम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन सैटेलाइट्स का रिलायबल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद रिलायबल पोजीशन या फिर ये कह लो लोकेशन के बारे में डाटा प्रोवाइड करना, दूसरी बात नेविगेशन में हेल्प करना, और तीसरी बात टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। और ये किस रीजन में आपका, ये पूरे वर्ल्ड के लिए अभी नहीं है, ये है आपका केवल और केवल इंडिया और उसके नेबरहुड कंट्री के कंटेक्स्ट में। इन कंट्रीज के ऊपर अभी ये सैटेलाइट जो है आपका वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। यानी कि ये अभी जो रिवॉल्व करता है आपका, ये ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर के रेडियस के अराउंड जो है वो यहां पर रिवॉल्व करता है, इस तरह का हमारा सैटेलाइट। और जो ये सैटेलाइट है, ये इंडिया का अपना पर्सनल जीपीएस सिस्टम भी है। जिस तरीके से आपका यूएसए का सिस्टम है, आपका यूएसए के नेविगेशनल सिस्टम को हम लोग जीपीएस कहते हैं, रशिया के नेविगेशनल सिस्टम को हम लोग ग्लोनास कहते हैं, जैसे यूरोप के हम लोग नेविगेशनल सिस्टम को हम लोग यहाँ पे गैलीलियो कहते हैं, ऐसे ही चौथा कंट्री जिसका अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है वो है आपका चाइना, और चाइना के जीपीएस सिस्टम को बेदाव कहा जाता है। उसी प्रकार से भारत पांचवा देश है दुनिया में जिसने अपना जीपीएस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया हुआ है, और इसी अपने जीपीएस सिस्टम का नाम है यहाँ पर नाविक सैटेलाइट सिस्टम, नाविक जीपीएस सिस्टम यहाँ पर। तो इंडिया उन 5 कंट्रीज में से एक है जिसका खुद का अपना जीपीएस सिस्टम है यहाँ पर। और सबसे शानदार बात हमारे सैटेलाइट सिस्टम की ये है कि अगर आप यूएसए के जीपीएस सिस्टम को कंसिडर करें, तो यूएसए का जीपीएस सिस्टम की एक्यूरेसी 20 से 30 मीटर्स की है, लेकिन अगर आप इंडिया के यहाँ पर जीपीएस सिस्टम को कंसिडर करें जो कि नाविक है, यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट अंडर 20 मीटर्स तक भी है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये काफी एफिशिएंट सिस्टम है। और अभी इस सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग अपने नेबरहुड को हेल्प करने के लिए भी फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आपके सार्क नेशंस हो गए, उनको भी हम लोग इंफॉर्मेशन ग्रांट करने के लिए इस तरह के सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि हमें इसका स्कोप और वाइडन करना है, और इसको हमें रीजनल यूज से ग्लोबल यूज इसका प्रमोट करना है। इसके पोटेंशियल यूज हो सकते हैं आपके टेरेस्टेरियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन के लिए। फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंट्री में, साउथ एशिया के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर डिजास्टर अक्सर फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो इस तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। फिर उसके बाद व्हीकल ट्रैफिकिंग भी एक एप्लीकेशन हो सकता है जहां पर ये सैटेलाइट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अभी इसको मोबाइल फोन्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए भी ऑलरेडी काफी ज्यादा काम चल रहा है। तो अभी जैसे आपके फोन में जीपीएस यूएसए का सिस्टम आता है, जल्दी ही आपके फोन्स में ये नाविक सिस्टम भी आने लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिसाइज टाइमिंग के लिए एटीएम के कंटेक्स्ट में, पावर ग्रिड के कंटेक्स्ट में, वहां पर भी ये सैटेलाइट हेल्प कर सकता है हमारी। और उसके बाद मैपिंग ऑब्वियसली इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो
ये सैटेलाइट जिसमें हमारी हेल्प करेगा। तो इस यही पोटेंशियल यूज जो है, इसको हम केवल अपने रीजनल कुछ कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, इसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। और उसी के लिए वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली में यहाँ पर कहा कि हमें नाविक को ग्लोबल बनाना है। तो ये था हमारा आज का तीसरा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। चलिए चलते हैं हम लोग इसके बाद अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये है द हिंदू में आया हुआ आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। इस इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में बात करी गई है बिहार की जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसको लेकर के, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसको यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है आर एस पांडे साहब ने। आर एस पांडे जो थे आपके ये पॉलिटिशियन थे, और ये पुराने बिहार के एमएलए भी रह चुके हैं 2015 से 20 के असेंबली में, और ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं 1972 बैच के। तो इन्होंने बिहार को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमेंट किया है इस एडिटोरियल में। उसी कंटेक्स्ट को हम यहाँ पे समझने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात भाई यहाँ पे बिहार को लेकर के जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है, वो ये कही है कि बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो कंट्री में लोएस्ट है। ये केवल 4014 रुपए है करंट प्राइस लेवल पे, 1997 से 1998 के लेवल में भी, और 2019 से 20 में भी 1997 से 98 में ये 4014 था जो कि लोएस्ट था, और 2019 से 20 के लेवल में भी ये अभी भी लोएस्ट पोजीशन पे ही है बिहार, जहां पे पर कैपिटा इनकम बढ़ के मात्र 45,071 रुपए हुई है। तो जो आपके कंट्री का, हमारे कंट्री का जितना भी एवरेज पर कैपिटा इनकम निकल के आता है, उसका केवल 33.58% जो पोर्शन है वो बिहार का पर कैपिटा इनकम है। सो दिस शो यू द पिक्चर अबाउट बिहार की यहाँ पे इनकम लेवल, एवरेज इनकम लेवल लोगों के बीच में कितना कम है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बिहार में इतना स्लो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट जो देखी जा रही है, उसके कारण बिहार और बाकी राज्यों में अंतर जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। गोवा का पर कैपिटा इनकम 1997 से 98 के दौरान बिहार का 8 गुना था, जो कि अब 22 साल के बाद ये 10 गुना पहुंच चुका है। सिक्किम जो कि इंडिया का सेकंड रिचेस्ट स्टेट है, इसका पर कैपिटा इनकम 97 से 98 लेवल पे बिहार का 3 गुना था, अभी ये बिहार का 9 टाइम्स पहुंच चुका है। केरला के साथ भी बिहार का गैप सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बढ़ा है, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ भी कंपेयर किया जाए तो बिहार जो है उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया जितना प्रोग्रेस बाकी के राज्यों ने किया यहाँ पर। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टर्म्स में भी नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार ने केवल 52 स्कोर किया आउट ऑफ 100, जबकि कंट्री का एवरेज था 66 आउट ऑफ 100। तो यहां पर उस कैटेगरी में भी यहाँ पर बिहार जो है वो लोएस्ट श्रेणी में आता है। एक समय पर बिहार जो एक सेंटर ऑफ अटेंशन था हिस्ट्री में, ये मौर्य एम्पायर के कैपिटल के रूप में, गुप्ता एम्पायर के कैपिटल के रूप में सालों तक जाना जाता रहा है। मुगलों के समय पे भी बिहार उनके टैक्स कलेक्शन का एक मेन सोर्स था। ब्रिटिशर्स के समय पे भी इनफैक्ट बाकी के प्रोविंसेस से कंपेयर करें हम लोग इंडिया के, तो इसकी हालत काफी अच्छी थी। आज के समय पे जो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम का परसेंटेज है वो कंट्री का केवल 33.58% है, कंट्री के एवरेज का। वो ब्रिटिशर्स के समय पे भी 80% था इंडिया के एवरेज पर कैपिटा इनकम का। तो ये दिखलाता है कि किस तरीके से बिहार जो है वो उसकी हालत ब्रिटिशर्स या मुगलों के समय के कंपैरिजन में, अगर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड को कंपेयर करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में बिहार की हालत जो है वो कुछ ज्यादा यहाँ पर खराब हुई है। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है यहाँ पर बिहार के लोगों का एटीट्यूड, और दूसरा जिस तरीके के बिहार के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले बिहार को इंडिपेंडेंस के बाद, उसकी वजह से यहाँ पर बिहार काफी सारे एस्पेक्ट्स में यहाँ पे पिछड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जाता है कि बिहार में न्यूली इलेक्टेड एमएलएज में से 68% एमएलएज के ऊपर कोई ना कोई किसी तरह का केस जो है वो पेंडिंग है, और 51% के ऊपर तो सीरियस चार्जेस हैं इंक्लूडिंग रेप एंड मर्डर। इन द कंट्री एज अ होल कुछ टोटल 3980 एमएलएज हैं,
जिनके ऊपर, जिनमें से 40% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 26% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। जबकि बिहार में यही आंकड़ा आप देख रहे हैं, सीरियस केसेस जिनके ऊपर है उनकी संख्या 51% है और ओवरऑल 68% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये हमें दिखलाता है कि किस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है और जिसका अंजाम जो है वो बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लिबरलाइजेशन एरा के बाद भी देखें, जब 1991 में एलपीजी मॉडल आया, तो एलपीजी मॉडल आने के बाद भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन बिहार ने इसे भी एक्सपीरियंस नहीं किया। बाकी राज्यों में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे, लेकिन बिहार वो इसमें भी पिछड़ गया। इसमें रीजन दिया गया, सबसे पहली बात बिहार की ज्योग्राफी, जो बिहार कंप्लीटली आपका लैंडलॉक्ड है। फिर दूसरा रीजन दिया गया इस पिछड़ने में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा रीजन दिया गया पुअर गवर्नेंस एनवायरनमेंट। सो लैंडलॉक्ड ज्योग्राफी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर गवर्नेंस, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए जिसने बिहार और बाकी के राज्यों के बीच में गैप को बढ़ाने का काम किया। बिहार ने इसी प्रोसेस में केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में बिहार को क्लासिफाई करने की मांग भी उठाई, लेकिन यहाँ पर सेंटर ने इसे पॉसिबल नहीं समझा, क्योंकि बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आने वाली क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता। स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में आने के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए वो है आपकी कि स्टेट का हाई हिली टेरेन में होना जरूरी है, स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी लो होनी चाहिए, और स्टेट के अंदर एक साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। बिहार इन तीनों ही पैरामीटर्स पर खड़ा नहीं उतर पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर बिहार को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा ना मिलने के कारण भी बिहार के ऊपर कोई स्पेशल फोकस यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। सो ये फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में भी देखें तो बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है कंट्री के अंदर, 1102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। 2019 के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार में लोग इतने पर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं, जो कि 3 टाइम्स ज्यादा है इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी का। और अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती रही, इनफैक्ट बिहार की पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंडिया में हाईएस्ट है, आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी के टर्म्स में भी बिहार जो है वो सबसे ऊपर है। तो इस वजह से जितना भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर्स है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, ये बिहार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है यहाँ पर। और कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी देखी जा रही है, वहां पर उस स्टेट को एजुकेशन, हेल्थ और स्किल सेक्टर में डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस मामले में इस वजह से बिहार के ऊपर स्पेशल अटेंशन यहाँ पे जरूरी है। बिहार ने 2 पैरामीटर्स पे पिछले कुछ सालों में एक बेहतर काम किया है, एक आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन रोड और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बाकी के एस्पेक्ट्स में बिहार और बाकी के राज्यों में ये अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑथर कहते हैं यहाँ पर लास्ट में कि इसमें बिहार की जनता का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिहार की जनता का जो वोटिंग बिहेवियर है वो भी काफी ज्यादा कास्ट ड्रिवन है। वो भी अपने डेवलपमेंट इशू को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और साथ ही साथ वो कास्ट और रिलीजन के एंगल में फंस करके उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे बढ़ाते हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग जब पहुंचेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो उन्हीं बिहार की जनता को राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, ये कहा जा रहा है। और इस वजह से अगर कहीं से चेंज आना है तो इस लेवल से चेंज लाना सबसे जरूरी है। और इसी कंटेक्स्ट में बिहार की डेवलपमेंट के लिए इन सभी पैरामीटर्स पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें, और तभी बिहार और बाकी के राज्यों में अंतर कम किया जा सकता है। सो यस, बिहार रिवर्ड फॉर ग्लोरी इज विद इन द रियल ऑफ पॉसिबिलिटी, ये टाइटल है और इसी टाइटल को जस्टिफाई किया गया है यहाँ पर इस आर्टिकल में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये चारों आर्टिकल्स आई होप आपको समझ में आया, और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। अगर आपको ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।